अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19, जिसका फ़र्स्ट टॉपिक आपके पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रेडिएशंस क्या होती हैं। जब भी आप किसी भी मैटर को हीट अप करते हैं, किसी भी बॉडी को हीट अप करते हैं, तो क्या होता है, आपके पास इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो इसका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इससे यानी कि टेम्परेचर कम होगा। तो अब ये बॉडी क्या करेगी, अपनी उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रिलीज़ करेगी। तो ये जो वेव्स एमिट हो रही हैं इनको हम कहते हैं रेडिएशंस। अब वो रेडिएशंस जो कि हॉट बॉडी से एमिट होती हैं उनको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस आपके पास क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी को थर्मल, जैसे नाम से जाहिर है कि आपके पास थर्म हीट को कहते हैं, तो जब भी आप किसी भी बॉडी को हीट अप करें तो ये क्या करेगी, इन रिटर्न इट विल एमिट रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। अब रेडिएशंस आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ। अब जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी रेडिएशंस भी चेंज होती जाएंगी। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी के लिहाज से भी और वेवलेंथ के लिहाज से भी। अब कौन सी रेडिएशन, जो नेचर ऑफ रेडिएशन है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बेसिकली कौन सी रेडिएशंस एमिट होंगी। हमने कहा कि अगर वेवलेंथ चेंज तो आपकी रेडिएशंस भी चेंज हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली ये डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ रेडिएशंस डिपेंड करेगी आपके टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ टेम्परेचर कम होगा तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी बॉडी से उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी जो है, अब जो रेडिएशंस हैं वो एमिट भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। रेडिएशंस एमिट कब होती हैं और एब्जॉर्ब कब होती हैं, इसको समझने से पहले आप देखें कि आपके पास एक बॉडी है, आपने इसके ऊपर कोई लाइट फॉल कराई। अब आपको पता है, सपोज कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर वाइट लाइट जो है वो फॉल कराई। वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, और हर कलर का अपनी उसकी वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि इस लाइट का कुछ पोर्शन ये जो बॉडी है आपके पास ये एब्जॉर्ब कर ले, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसका कुछ पोर्शन यहाँ से इसकी सरफेस से स्ट्राइक करे और वापस चली जाए, यानी कि इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। और नंबर 3 ये है कि कुछ लाइट इसके अंदर से पास आउट कर जाए, जिसको हम ट्रांसमिट कहते हैं, तो यानी कि कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाए। अब वो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे अगर हमारे पास एक ब्लू कलर का कपड़ा है तो उसका कलर हमें ब्लू नज़र क्यों आता है, उसके ऊपर जब वाइट लाइट फॉल करती है तो बाकी सारे जो कलर्स होंगे वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो ब्लू कलर है वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आता है, जिस वजह से हमें उसका कलर ब्लू नज़र आता है। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये डिटर्मिन करती है कलर। अब इसी तरह से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ लाइट जो है वो आपके पास ट्रांसमिट हो जाएगी। अब हमारे पास ये है कि जो रेडिएशंस हैं, इसका मतलब है कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी होती हैं और रेडिएशंस जो हैं वो एमिट भी होती हैं। रेडिएशंस एब्जॉर्ब कब होती हैं, अगर तो बॉडी अपने सराउंडिंग से ज़्यादा, उसका बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है। आपको पता है एक ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसको हम कहते हैं हॉटर बॉडी, और ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होता है देन इट्स सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं कोल्डर बॉडी या फिर कूलर बॉडी। तो अब हमारे पास अगर बॉडी हॉटर है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के लिहाज से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा कि दोनों टेम्परेचर इसको स्टेबल करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये क्या करेगी, अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करेगी।
अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो इस तरह से इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएंगे। अब ऑन दी अदर हैंड अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बॉडी क्या करेगी, सराउंडिंग से टेम्परेचर जो आपकी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और इस तरह से दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा करो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस कम होती है। वेवलेंथ आपके पास क्या है कि आपके ये वेव्स हैं, इसमें आपका एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान या एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके पास जो वेवलेंथ होगी वो कम हो जाएगी इस तरह से, और अगर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर आप रेडिएशंस फॉल कराएं तो कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है तमाम टाइप्स की जो रेडिएशंस हैं जो हम इसके ऊपर फॉल कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसको आप बनाते कैसे हैं, अगर सिंपल आप कोई भी सॉलिड ले लें, जैसे एक डब्बा आपके पास होता है, उसमें क्या कर लें, उसके अंदर एक होल, स्मॉल होल उसमें हो, और वही एक ऐसा पॉइंट हो, यानी कि जैसे आपको गिवन है कि एक आपने एक सॉलिड बॉक्स लिया हुआ है, इसके अंदर एक स्मॉल होल है। ये स्मॉल होल एक सिंगल ऐसा पॉइंट है जहाँ से रेडिएशंस इसके अंदर एंटर भी होंगी और लीव भी, अगर रेडिएशंस ने यहाँ से एमिट भी करना है तो इसी पॉइंट से करेंगी। अब आपने जो सर्फ लेना है, बॉक्स लेना है, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि सारी की सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। अब आपने क्या करना है, इसको इस अंदर से ब्लैकेंड कर देना है विद लैम्प ब्लैक इनसाइड इट। क्यों हम इसको ब्लैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, वो सारे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाइट कलर होता है वो गुड रेडिएटर होता है, वो तमाम कलर्स को रिफ्लेक्टर होता है, वो तमाम कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमने इसको क्या किया कि इसको ब्लैकेंड कर दिया ताकि जो भी रेडिएशन इसके अंदर एंटर हों वो इनको एब्जॉर्ब कर ले और कोई भी रेडिएशन जो है उसको एमिट ना होने दे। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर होगी वही अच्छी रेडिएटर होगी, क्योंकि जिसने हीट एब्जॉर्ब की होगी उसी के पास एनर्जी स्टोर होगी और वही उस हीट को क्या करेगी, रेडिएट करेगी, एमिट करेगी। अगर आपके पास हीट स्टोर नहीं है तो आप उसको रेडिएट भी नहीं कर सकते। तो जो एक आइडियल एब्जॉर्बर होता है वही एक आइडियल रेडिएटर भी होता है। अब वो रेडिएशंस जो इस बॉडी के अंदर से निकलेंगी, यानी कि ब्लैक बॉडी के अंदर से निकलेंगी, उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में भी आपके पास इनको कैविटी रेडिएशंस भी कहते हैं, इनको टेम्परेचर रेडिएशंस भी कहते हैं, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी कहते हैं। अब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की वेवलेंथ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होती जाएगी, और अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो आपकी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होंगी उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर को सबसे पहले आप 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो डल रेड सा होगा। अब इसी तरह से उसका टेम्परेचर आप 900 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो जब टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका कलर चेरी रेड होगा। अब जो डल रेड होता है उसकी वेवलेंथ चेरी रेड से ज़्यादा होती है। अब इसी तरह से टेम्परेचर आप क्या करें, 1100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो उसका कलर ऑरेंज रेड हो जाएगा। अब आप टेम्परेचर और ज़्यादा करें, 1300 डिग्री सेल्सियस कर लें तो ये येलो रेड हो जाएगा, और अगर आप 1600 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो टेम्परेचर जो इसका कलर होगा वो वाइट होगा। अब आपको पता है जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जो आपके पास इसी तरह से आप आते जाएं ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है।
तो अब इसको आप मज़ीद गर्म करेंगे तो ये इसके कलर्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो एमिट होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं टेम्परेचर पे। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी जो रेडिएशंस निकलेंगी उन रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होगी, और अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का जो सेटअप है बेसिकली ये क्या है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स हमारे पास ग्राफ है किसके दरमियान, बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ के दरमियान। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करें तो आपके पास इस तरह से कर्व्स मिलते हैं। ये इन डायग्राम्स को हम कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। अब ये डायग्राम्स कहाँ से आई, ये बस बेसिकली हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड प्रिंगशिम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने मेजर की इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। और अब क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर चेंज करते गए, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होती जाती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल फर्नेस ली, यानी कि ब्लैक बॉडी यहाँ पे ली। इसमें से क्या किया कि जब आप इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसके अंदर से उसी तरह से डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट रेडिएशंस निकलेंगी। हमने दो रेस जो हैं उनको कंसीडर किया। सामने उसने एक मिरर लगा दिया, मिरर आपको पता है रिफ्लेक्टर होता है, तो वो क्या करेगा, इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप एक प्रिज्म लगाएं, प्रिज्म क्या करेगा कि ये इनको फॉल कराएगा। एक और नीचे हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिरर लगाया, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन होके यहाँ से नेक्स्ट आप डिटेक्टर लगा दें। डिटेक्टर क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सी रेडिएशंस हमारे पास आ रही हैं और उनकी वेवलेंथ कितनी है और उनकी इंटेंसिटी जो है वो आपके पास कितनी है। अब जब यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको आप ड्रॉ करें, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो आपके पास जो ये डायग्राम्स आएंगी इनको हम कहेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। अब इन डायग्राम्स को देखते हुए जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, देयर आर बेसिकली 4 रिजल्ट्स। सबसे पहली बात तो अगर आप इनको देखें तो आपके पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले देखें ये इंक्रीज़ कर रही है, एक पॉइंट आएगा जो पीक वैल्यू होगी उसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। तो यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, बल्कि एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये कर्व्स आए हैं ये बेसिकली डिफरेंट टेम्परेचर पे कर्व्स हैं। अगर आपने टेम्परेचर जो लिया हुआ है 1650 केल्विन, तो आपके पास जो कर्व आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर लेते हैं 1450 केल्विन, तो आपके पास ये वाली कर्व आएगी जो सेकंड कर्व है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 1250 केल्विन तो आपके पास ये आएगा, और अगर आप 1000 लेते हैं तो आपके पास ये आएगा। यानी कि एट डिफरेंट टेम्परेचर जो आपकी कर्व्स होंगी वो भी वेरी कर जाएंगी। कर्व्स वेरी करने का क्या मतलब है कि उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो है वो भी वेरी कर जाएगा। तो पहली बात तो ये है हमारे पास कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो यूनिफॉर्मली यानी कि एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, बल्कि आपके पास एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली वे से। अब इसी तरह से सेकंड हमारे पास जो रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट किया कि देखिए हमारे पास एक वेवलेंथ की वैल्यू होती है जहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे अगर इसमें देखें तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। तो अब इसमें हमारे पास एक ऐसी वेवलेंथ की वैल्यू होगी जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। उस वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्बडा मैक्स, यानी कि ये यहाँ पे इस वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस मिलती हैं। अब जो सेकंड हमारे पास ग्राफ शो कर रहा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि लैम्बडा मैक्सिमम और वो टेम्परेचर जिस पे आपने ये रेडिएशंस ऑब्ज़र्व की हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कैसे, आप अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे देखें, इस जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू ये है, सेकंड में देखें तो इसकी वैल्यू ये है। तो अब देखें पहले वाले में इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे वाले में आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू कम है। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा।
और उस कांस्टेंट को मेजर किया, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे वेन, उन्होंने, तो इसलिए हम इसको वेन्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्बडा मैक्सिमम जो है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर को इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दें प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके, तो आपके पास आ जाएगा लैम्बडा मैक्स जब इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम इधर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब थर्ड हमारे पास रिजल्ट क्या है, थर्ड हमारे पास रिजल्ट ये है कि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो आपकी वेवलेंथ ये है तो इंटेंसिटी की वैल्यू ये है। अब अगर वेवलेंथ ये है तो इंटेंसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी, वेवलेंथ की अगर वैल्यू ये है तो इंटेंसिटी ये हो जाएगी। तो अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू चेंज करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। और एक टाइम आएगा, एक वेवलेंथ अंदर से ऐसी होगी जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, उस वेवलेंथ को हम लैम्बडा मैक्स का नाम देते हैं। अब फोर्थ जो हमारे पास रिजल्ट है वो ये है कि एरिया अंडर दी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आपको क्या बताता है। तो जो एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स है ये बेसिकली आपको वैल्यू बताता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, यानी कि आपके पास एनर्जी पर टाइम पर मीटर स्क्वायर या फिर पर एरिया। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ आई, यानी कि यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी इंटेंसिटी की। अब देखा ये गया कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। अगर आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने सिग्मा का नाम दिया, एंड दिस कांस्टेंट इज़ नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो आपके पास रिलेशनशिप है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, इसको हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब यहाँ पे जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है दिस इज़ 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ से किस तरह से स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो यूनिट है वो कैसे आया है उसको आपने ड्राइव करके, और जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें आपने बताना है कि किस तरह से ये आपके पास रिजल्ट आया है। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। जब भी आप किसी भी बॉडी को हीटअप करेंगे तो बॉडी के अंदर से रेडिएशंस एमिट होंगी जिनको हम कहेंगे थर्मल रेडिएशंस। अब इन रेडिएशंस की जो ये डिपेंड करता है किस टाइप की रेडिएशंस होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब बॉडीज़ जो हैं वो रेडिएशंस एमिट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं। एमिट कब करेंगी, जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेंगी, और एब्जॉर्ब कब करेंगी, जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा तो वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगी। अब हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो तमाम की तमाम रेडिएशंस जो उसके ऊपर फॉल कराई जाती हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आइडियल एब्जॉर्बर जो बॉडी होगी वो ब्लैक बॉडी होगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। आप एक सॉलिड नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ले लें, इसके अंदर एक स्मॉल होल होगा जिससे रेडिएशंस जो हैं वो इसमें एंटर होंगी। इसको आप ब्लैकन कर लें विद लैम्प ब्लैक। अब जैसे ही रेडिएशंस इसके अंदर आएंगी तो देखें इसके साथ इन्होंने स्ट्राइक किया, जब ये स्ट्राइक करेंगी तो ये अपनी कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या कर देंगी, लूज़ कर देंगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। कुछ एनर्जी इन्होंने यहाँ पे दे दी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ पे कुछ एनर्जी दे दी, फिर कुछ एनर्जी। तो एक टाइम आएगा कि इनकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो दे विल गिव आउट टू द सिस्टम, और आपके पास जो रेडिएशंस हैं वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगी इसी सारे डायग्राम के अंदर। तो ऐसी बॉडी जिसमें तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और जो इसके अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी उनको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में भी उसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अब इसी तरह से एग्जांपल, प्लैटिनम वायर है उसको आप हीटअप करें तो अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है
तो आपके पास उनका कलर डल रेड होगा। अगर 900 है तो वो चेरी रेड होंगी, इसी तरह से ऑरेंज रेड, येलो रेड एंड वाइट। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बेसिकली दीज आर द कर्व्स बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। इनको सबसे पहले स्टडी किया था दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर एंड प्रिंगशिम ने। ये आपके पास जो इसकी डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम, वो आपके सामने है। इसके बाद इससे 4 रिजल्ट्स उन्होंने कंक्लूड किए। द फर्स्ट वन इज़ कि आपके पास जो एनर्जी है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। द सेकंड वन इज़ कि जो लैम्बडा मैक्सिमम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू टेम्परेचर। यानी कि यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ आपकी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होगी। फिर नंबर 3 आपके पास रेडिएशंस जो हैं वो जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है विद वेवलेंथ। अगर आपकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, कभी भी इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती। यहाँ पे देखें, इंटेंसिटी जो है अगर वेवलेंथ आप चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये जो आपका वर्टिकल लेवल है ये भी चेंज हो रहा है, यानी कि इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। फिर एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो हमें देता है एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कि मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट हो रही है पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखा ये गया कि ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। और जब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है दिस इज़ नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक।